दिलीप मंडल तो केवल उनका मोहरा है, उनका जिसको कहना चाहिए वेतनभोगी अ, कर्मचारी है, जो उनके लिए ये काम कर रहा है। असली साजिश तो भारतीय जनता पार्टी की है। ये दिलीप मंडल नहीं सावित्री बाई को गाली दे रहा है, ये दिलीप मंडल नहीं फातिमा शेख को गाली दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले को गाली दे रहे हैं। ये समझना जरूरी है। रीता राममूर्ति गुप्ता, उन्होंने लिखा है अभी एक सावित्री बाई फुले की बायोग्राफी, और अब वो लिखने जा रही हैं फातिमा शेख की बायोग्राफी, और बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली है। ये जो फातिमा शेख थी, इनके भाई थे उस्मान, वो भी एक बहुत सुधारवादी मुसलमान थे, और वो ज्योतिबा फुले के दोस्त भी थे। आज उन्होंने एक नई बात कही है कि उनका कोई महत्व नहीं था, वो रही होंगी कोई, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था, और हो सकता है कि वो उनके घर में नौकरानी थी। अब इसमें देखिए ये आपत्तिजनक क्यों है, लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से उनका लहजा, उनकी शैली बिल्कुल बदली हुई है, और वो एक बहुत खतरनाक किस्म का काम कर रहे हैं। एक जमाने में बहुजन बुद्धिजीवी के रूप में प्रख्यात दिलीप मंडल साहब ने कल एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि फातिमा शेख जो का कैरेक्टर जो है, फातिमा शेख जो है, उनकी जहन की उपज है। उन्होंने फातिमा शेख के कैरेक्टर को गढ़ा है। 2016 से पहले जो है, सॉरी 2006 से पहले उसे कोई नहीं जानता था, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं थी। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम जानते हैं। सुहासिनी अली मैम से पूर्व सांसद रही हैं, और फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले पर उनका गहन अध्ययन भी रहा है। तो पूरी इस घटनाक्रम को वो क्या देखती हैं, अभी हम बताते चलें कि मंडल साहब जो है भगवा झंडे को उठाकर चल रहे हैं, अंबेडकरवाद की विचारधारा से काफी दूर नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि वो एक सवाल खड़ा करें कि संविधान बनाने में बाबा साहब की भूमिका क्या थी, इसको भी रेखांकित करने की जरूरत है। तमाम बुद्धिजीवी जानते हैं। इस विषय पर मैं सीधे सुहासिनी मैम से जानना चाहूंगा कि उनकी क्या टिप्पणी है। नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते। देखिए, कभी-कभी आश्चर्य होता है कि अ, कोई आदमी कितनी धूर्तता कर सकता है, या जिसको कहना चाहिए अ, अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझता है, और समझता है कि मेरे लिए लोगों के दिमाग में, मन में इतना ज़्यादा सम्मान है कि मैं कुछ भी कह दूँ, उसको लोग बिल्कुल परम सत्य ही मानेंगे। और यही दिखाई दे रहा है दिलीप मंडल जी, इनको हम और आप दोनों बहुत सालों से जानते हैं। इन्होंने एक ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण काम भी किया, और मंडल आयोग के बारे में उन्होंने बहुत कुछ जानकारी लोगों को दी, वगैरह-वगैरह। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल से उनका लहज़ा, उनकी शैली बिल्कुल बदली हुई है, और वो एक बहुत खतरनाक किस्म का काम कर रहे हैं कि अपने आप को बहुजन बुद्धिजीवी बताते हुए वो मुसलमानों के खिलाफ खास तौर से एक नफ़रत की भावना लोगों में पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसके पीछे ऐसा लगता है कि वो ये चाहते हैं कि जो हमारे देश के पीड़ित समुदाय हैं, जिनमें गरीब हैं, मज़दूर हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनके बीच में दरार डाली जाए ताकि ये एक न हो सकें। अब मैं आपको थोड़ा-सा याद दिलाऊँगी, 2024 का जो चुनाव हुआ था, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था, क्योंकि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर दलित समाज और ख़ास तौर से जो जाटव समुदाय है, वो पिछले कुछ सालों से पूरी तरीके से मायावती जी को ही अपना वोट दे रहे हैं, और बीएसपी और सपा के बीच में काफ़ी मनमुटाव भी रहा है। और इस चुनाव में 2024 में एक लोगों को बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली घटना घटी कि जाटवों ने ख़ास तौर से बहुत बड़ी संख्या में, कुछ ने कहा कि खून का घूँट पी करके
समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया और उसके पीछे कारण ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को समाप्त करना चाहती है और वो कितना भी कहे कि ये झूठ है और उसके ऊपर इल्ज़ाम है जो सच नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने लगातार सन 49 से ही ये कहा है कि हमें ये संविधान मान्य नहीं है, हम इसको स्वीकार नहीं करते। हम तो मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते हैं, ये हम और आप नहीं कहते, ये खुद उनके ही लोग कहते हैं। हुँ, और अभी हाल में जब से वो आए हैं सत्ता में, उन्होंने इसके पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, संविधान के बारे में पुनर्विचार करने के लिए। अभी फिर उन्होंने एक बनाई और उनके जो सांसद हैं, उन्होंने भी चुनाव से पहले कहा कि अब की बार 400 पार और जब 400 पार हो जाएगा, तब तो ये संविधान बेकार हो जाएगा, इसको हम फेंक देंगे। ये तो वो कहते हैं, लेकिन 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया भी है, जो संविधान की जो मूल धाराएँ हैं, उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को करीब-करीब हमारे देश में समाप्त कर दिया है। समानता का जो सिद्धांत है, उसके खिलाफ उन्होंने निजीकरण करके, आरक्षण पर प्रहार करके, दलित बच्चों को स्कॉलरशिप न दे कर के मतलब तमाम तरीके से उन्होंने जो संविधान की मूल धाराएँ हैं, धर्मनिरपेक्षता, समानता को मतलब ख़त्म करने की कोशिश की है और जो प्रजातांत्रिक संस्थान हैं, जैसे जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पार्लियामेंट है, इनको भी इन्होंने बहुत कमज़ोर किया है, तो जो स्तंभ हैं संविधान के, उनको निश्चित रूप से इन्होंने बहुत कमज़ोर किया है। और उसका नतीजा चुनाव में ये दिखाई दिया कि बड़े पैमाने पर दलित समाज और उसमें भी जो जाटव समुदाय के लोग हैं ख़ास तौर पर, जिनका सबसे ज़्यादा एक तरह से लगाव है बाबा साहब अम्बेडकर के साथ और फिर उनके संविधान के साथ, उन्होंने भाजपा को तो वोट नहीं दिया, बसपा को भी वोट नहीं दिया, सपा को वोट दे कर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सीटों को बहुत कम किया और उनको बहुमत से थोड़ा-सा दूर रखा। इसका आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के परिणामों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लेती है। हुँ, उनकी वो चुनाव ही लड़ती है और दूसरा कोई काम नहीं करती है। कभी पंचायत तो कभी हुँ, स्थानीय निकाय तो कभी विधानसभा तो कभी आम चुनाव, सब में वो लगे रहते हैं हर वक़्त और कैसे जीतें इसके लिए नए-नए तौर तरीके निकालते हैं। बहुत सारा धन उन्होंने अपने पास समेट के रख लिया है। तमाम पूँजीपतियों का समर्थन भी उनको मिल गया है, तमाम संस्थानों को कमज़ोर किया है, इलेक्शन कमीशन भी उनकी जेब में मतलब सब कुछ उन्होंने किया है चुनाव जीतने के लिए। तो जब वो चुनाव हारते हैं, तो वो बहुत गंभीरतापूर्वक जा कर के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनको वोट किसने नहीं दिया और उसका वोट हासिल करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। ये उन्होंने किया हरियाणा में, चुनाव जीत गए, अभी महाराष्ट्र में किया, वहाँ भी जीत गए। और अब निश्चित तौर पर मु उत्तर प्रदेश की उनको बहुत चिंता है। तो अब उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए उन्होंने एक काम तो शुरू कर दिया है, वो है मुसलमानों को वोट देने ही मत दो। हुँ, अभी जो कुंदरकी में हुआ अ, बिल्कुल। यानी इतना घिनौना है ये क्रम लेकिन वो किया है। और मैं आपको कानपुर का उदाहरण देती हूँ क्योंकि कानपुर भाजपा का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ पर उनकी तमाम कोशिशों के बाद दलित समुदाय के बहुत बड़े हिस्से ने सपा को वोट दिया उपचुनाव में। और मुस्लिम भी निकल कर के आए और चूँकि हिंदू-मुस्लिम एक तरह से दोनों जो गरीब तबके हैं, वो दे रहे थे सपा को वोट, इसलिए उनकी ये जो दादागिरी थी वो भी नहीं चली क्योंकि तमाम तरह के लोग आगे आकर के सपा को वोट दे रहे थे। ये हमने अपनी आँखों से देखा। अब वो चुप बैठने वाले लोग तो हैं नहीं, अब वो देखिए क्या करते हैं अभी वहाँ मतलब जो हमारे अवधेश प्रसाद जी हैं, उनकी उनकी सीट पर भी अब उपचुनाव होने जा रहा है, देखिए क्या करते हैं उसमें। लेकिन उन्होंने केवल जो ज़मीनी स्तर है या जहाँ वोट पड़ता है, वहाँ पर ही मैनेज करने का काम नहीं किया है। जो विचारों की दुनिया है, उसमें उनका प्रवेश बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से हो रहा है।
मैं सारी चीज़ों में जाती हूँ, एक और बातचीत भी हम लोग कर सकते हैं कि कला के क्षेत्र में ब्राह्मणवादी ताकतें किस तरह से एक बार फिर अपने आप को अ, वर्चस्व में पूरी तरह से जमा करके लाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो हम लोग कल-परसों में बात किसी कर दूसरे सकते हैं। एपिसोड में कर लेंगे मैम। बहुत इस महत्वपूर्ण है, एपिसोड पे आपको लेकिन फिर मैं वापस लाना चाहता हूँ। जी, इस जी। मामले में उन्होंने क्योंकि देखिए, मैं आपको याद दिलाऊँ, 10 साल पहले मैं खुद महाराष्ट्र में भी रही हूँ। मुझे मालूम है कि सावित्रीबाई फुले का नाम बहुत कम लोग जानते थे और जो उनकी जयंती है, उसको भी बहुत कम लोग मनाते थे। ज्योतिबा फुले के मानने वाले बहुत थे, उनका नाम लेने वाले, उनकी किताबों को पढ़ने वाले, उनकी जयंती को मनाने वाले बहुत लोग थे। लेकिन हुँ, ये लोग भी जैसे कि पुरुष पुरुष प्रधान समाज में होता है, सावित्रीबाई को थोड़ा पीछे रखते थे, उनका नाम इतना नहीं लिया जाता था। ये तो महिला आंदोलन जब हमारे देश में, महाराष्ट्र में और अन्य इलाकों में जब ज़्यादा शक्तिशाली बना है, तो महिलाओं ने और महिला लेखकों ने, बुद्धिजीवियों ने शोध बहुत करना शुरू किया, महिलाओं के बारे में कि कैसी-कैसी महिलाएँ रही हैं, जिनका ज़बरदस्त योगदान अलग-अलग क्षेत्रों में रहा है और एक तरह से नायिका के रूप में सावित्रीबाई फुले आईं और उनको अपनाया महिला आंदोलन ने केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तमाम देश भर में और अब तो पिछले 10 साल से मैं समझती हूँ कोई देश का राज्य नहीं होगा जहाँ सावित्रीबाई फुले की जयंती नहीं बनानी जाती हो। तो हुँ, जब लोगों ने सावित्रीबाई के बारे में पता लगाना शुरू किया, तो निश्चित रूप से उनको फातिमा शेख भी मिल गई। कहीं न कहीं उनका भी ज़िक्र है, कहीं न कहीं उनका भी नाम आता है। तो हुँ, बहुत सी जगहों पर सावित्रीबाई और फातिमा शेख दोनों के नाम से जयंती मनाई जाने लगी 3 जनवरी को और दोनों की तस्वीरें या दोनों के नाम के बैनर लगाए जाते थे और इस दोस्ती को एक अ, एकता के प्रतीक में जो एकता बहुत ही सराहनीय है और जो हम लोग जिसकी जिसकी इच्छा हमारे अंदर है कि ऐसी एकता होनी चाहिए, ख़ास तौर से महिलाओं में ये एकता बहुत ज़रूरी है। तो इसकी बहुत चर्चा होने लगी और ठीक ऐसे मौके पर जब भाजपा एक बार फिर दलित वोटों को अपनी तरफ खींचना चाहती है, दलितों में और ख़ास तौर से जो आगे बढ़े हुए दलित हैं, चेतन दलित हैं, यानी जाटव समाज और महार समाज और दूसरे लोग, उनके बीच में मुसलमानों के खिलाफ घृणा पैदा करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो एकता टूटे जिससे उनको ही फ़ायदा मिलेगा। और बहुत दुःख की बात है कि इस काम को करने के लिए अ, आगे आए हैं दिलीप मंडल जी और वो पिछले दिनों में आप और हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं किस तरह की चीज़ें लिख रहे हैं और मुसलमानों में कोई समाज सुधार नहीं हुआ, वो बहुत दकियानूसी हैं, बहुत ही पिछड़े हैं, महिलाओं के बारे में उनकी सोच बहुत गंदी है, सारी बातें तो वो लिख रहे हैं। अब उन्होंने कल जो एक नया खुलासा किया, वो तो बिल्कुल ही मतलब जिसको कहना चाहिए कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई आदमी ऐसा कह सकता है। लेकिन हुँ, अब वो लोग सब समझने लगे हैं कि भाजपा के राज में पढ़ना-लिखना तो लोगों ने छोड़ ही दिया है, स्टडी करना छोड़ दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ही जो बताएगा वो लोग सोचेंगे। तो ये सोच करके और उनका जो बड़ा नाम था, उसका सहारा लेकर के उन्होंने कहा कि 2006 में मैंने ही फातिमा शेख अ, को का को एक तरह से निर्मित किया मतलब कोई वो एग्ज़ैक्टली। थी नहीं कभी, कभी नहीं थी। मैंने कहा कि फातिमा शेख नाम की कोई थी, हुँ, 2006 में। अब इसके बारे में तो बड़ी ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हुई और बहुत से लोगों ने कहा नहीं फलानी किताब में उनका नाम है, फलाँ जगह पे उनका नाम है, यहाँ उनका नाम है, 2006 से पहले उनके बारे में ये महाराष्ट्र सरकार ने भी छापा था वगैरह-वगैरह। तो अब आज उन्होंने एक नई बात कही है कि उनका कोई महत्व नहीं था। वो रही होंगी कोई, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था और हो हुँ, सकता है कि वो उनके घर में नौकरानी थीं। अब इसमें देखिए ये आपत्तिजनक क्यों है? हम लोग जो अ, पीड़ित पक्ष की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, हमको विचारधारा के खिलाफ भी बहुत लड़ना पड़ता है और ये हुँ, विचारधारा कि कोई नौकरानी है, मतलब अगर किसी को गाली देना है या किसी का अपमान करना है तो कौन नौकरानी? भाई हुँ, क्यों? जो सफाई का काम करते हैं, जो बच्चों को की देखभाल करते हैं, जो घर लोगों का सँभालते हैं, जो
अन्य महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, उसको अपने श्रम की वजह से कायम रखते हैं। अगर घर में काम करने वाली ना हो, तो हम लोग सब हुँ, भी बहुत कुछ ना कर सकें। लेकिन बिल्कुल। कितनी कितनी उसके अपमानजनक तरीके से उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कोई थी फ़ातिमा शेख, लेकिन मुझे लगता है कि उनके घर की नौकरानी थी। क्योंकि ज्योतिबा को चिट्ठी लिखी थी सावित्री बाई ने कि मैं जब ठीक हो जाऊँगी, मेरी तबीयत अक्टूबर ठीक है नहीं। 1868 में, जी, ये जब जब मैं 1886 में, लौटूँ, सॉरी। हाँ, जब मैं ठीक हो जाऊँगी, तभी मैं लौटूँगी और तब तक आप उनको समझाए रखिए फ़ातिमा को ताकि वो चिढ़े ना। अब नेचुरली हुँ, क्योंकि सारे काम का भार उसके ऊपर है स्कूल चलाने का, एग्ज़ैक्टली। तो वो उन्होंने लिखा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है मान लीजिए वो नौकरानी भी थीं, हुँ, जिस तरह के लोग ये थे, जिस तरह के समाज के लिए ये काम कर रहे थे, तो सावित्री बाई और ज्योतिबा फुले को एक तथाकथित नौकरानी को भी अपना साथी, सहयोगी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो इस तरह की विचारधारा एक एक गाली है इस संदर्भ में, ये भी मैं जी, कहना मैं चाहती हूँ। और अब मैं हाँ, आपसे कहूँगी मैं एक एक कि चीज़ इसी में ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप जी, कंटिन्यू कीजिए। जी, दिलीप मंडल साहब के मुताबिक ही अगर लिया जाए, वो उनकी नौकरानी थी, मेड थी, स्लेव थी। बावजूद इसके दोनों का बड़प्पन, ज्योतिबा फूले का और माता सावित्रीबाई फूले का बड़प्पन देखिए, उन्हें अपनी नौकरानी को पढ़ा-लिखा कर इतना शिक्षित कर दिया कि वो उनके काम में, शिक्षा के काम में, महिला शिक्षा के काम में उनकी सहयोगी बन गई। जी मैम, वैसे ये कंटिन्यू बात करें। सही नहीं है, ये सही नहीं है। लेकिन इनका जो टोन है, जब हुँ, एक आदमी किसी नौकर या किसी भिखारी के बारे में बात करता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है क्योंकि उसकी मजबूरी उनके समझ में नहीं आ रही है। उनके हुँ, अंदर जो छिपे हुए गुण हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस मामले में तो ये झूठ है क्योंकि अभी एक बायोग्राफी लिखी गई है श्रीमती, उनका नाम है रीता राममूर्ति गुप्ता। उन्होंने हुँ, लिखा है अभी एक सावित्रीबाई फुले की बायोग्राफी और अब वो लिखने जा रही हैं फातिमा शेख की बायोग्राफी और हुँ, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली है। ये जो फातिमा शेख थीं, इनके भाई थे उस्मान, वो भी हुँ, एक बहुत सुधारवादी मुसलमान थे और वो ज्योतिबा फुले के दोस्त भी थे, उनको जानते थे। बिल्कुल। सावित्रीबाई फुले को एक क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल में ज्योतिबा ने भर्ती किया टीचर्स ट्रेनिंग हासिल करने के लिए अहमदनगर में और उसी स्कूल में फातिमा शेख भी स्टूडेंट थीं। उन्होंने भी टीचर्स ट्रेनिंग हासिल की वहाँ पर। आप समझ रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त साथ है इन दोनों का। और उसके बाद जब पुणे में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने ये जो दलित बच्चियाँ थीं, गरीब बच्चियाँ थीं या जो आप समझ लीजिए विधवाओं के तथाकथित नाजायज़ औलाद थीं, उनके लिए स्कूल चलाने की कोशिश की तो कोई जगह उनको नहीं मिली। तो इसका ज़िक्र ज्योतिबा ने उस्मान से किया और उस्मान ने कहा कि मेरे घर में स्कूल खोलो और मेरी जो बहन है फातिमा, उसने भी टीचर्स ट्रेनिंग ली हुई है, वो भी स्कूल में हाथ बटा सकती है। हुँ, तो सावित्रीबाई और फातिमा ने 18 स्कूल स्थापित किए पुणे में। 1-2 नहीं 18 और चिट्ठियाँ मौजूद हैं जिनमें सावित्रीबाई लिखती हैं अपनी दोस्त के बारे में और वो ये भी कहती हैं कि मेरी जो दोस्त है फातिमा, उसने जब मैंने अपने ये कविताओं को प्रकाशित किया तो उसने मेरा बहुत हाथ बटाया। तो मैंने उससे कहा भाई तुम्हारे अंदर उर्दू शायरी को लेकर के इतना ज्ञान है और तुम भी कविता लिखती हो, शायरी करती हो, तुम भी अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित करो। ये चीज़ तक मौजूद है और अभी कुछ दिन बाद वो मिसेस जो गुप्ता हैं, उनकी किताब भी आ जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि दिलीप मंडल जी ने जो कुछ कहा है, ये कई स्तर पर आपत्तिजनक है। एक स्तर तो ये है कि आपने जो एक महिला थी, ये कह दिया कि ये मैं मेरी मेरे द्वारा निर्मित है। जैसे कि पता नहीं आप पिग्मेलियन हैं या कौन है,
जो वो शॉ की प्ले है। फिर आप कहते कि नहीं हो हुँ। सकता वो नौकरानी थी। तो आप खुद पुरुष प्रधानता के कितने बड़े प्रतीक हैं कि महिलाओं के बारे में आपकी इतनी ओछी सोच है कि एक कुंठा के शिकार है। जीती जाती लड़ने वाली महिला को आपने अपनी कल्पना द्वारा निर्मित कहा, फिर नौकरानी कहा। और आपका जो राजनीतिक मकसद है वो तो और भी ज्यादा घटिया है, और भी ज्यादा आपत्तिजनक है कि आप इस देश के अंदर मनुवाद के खिलाफ लड़ने वाली जो ताकत है उसको छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, उसको तोड़ना चाहते हैं, लड़ने वालों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं। ये और भी ज्यादा निम्न स्तर की कोशिश है। और लोगों को इससे समझना चाहिए कि कहाँ तक भाजपा जाने को तैयार है, कहाँ क्या नहीं करने को तैयार है। आप मतलब हम लोग भूल जाते हैं कि 1949 के दिसंबर में, आई थिंक 16 दिसंबर को रामलीला मैदान में डॉक्टर अंबेडकर का पुतला जलाया था हिंदू हुँ, महासभा और आरएसएस के लोगों ने। बिल्कुल, पुतला बिल्कुल उनका सही कह रही हैं। जलाया था। और आज अगर कोई अमित शाह का पुतला जला रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा कायम किया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि आप अंबेडकरवादी हो गए हैं, आप हुँ, अंबेडकर के भक्त हो गए हैं। लेकिन अगर कोई अंबेडकर के पक्ष में खड़ा होता है और अमित शाह का पुतला जलाने की बात करता है या मनुस्मृति जलाने की बात करता है, तो बीएचयू के स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमा कायम है और उनको जेल भेज दिया गया है क्योंकि उन्होंने मनुस्मृति को जलाने का काम किया। और क्यों किया? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कर चुके हैं और आज हुँ, मनुस्मृति को लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो ये सारी चीजों को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दिलीप मंडल जैसे लोगों की बातों से भ्रमित होना बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आज ज़रूरत है कि जो मज़दूर वर्ग है, जो श्रमिक हैं, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अल्पसंख्यक हैं, महिलाएँ हैं, दलित हैं, इनको सब एक-दूसरे के करीब आना है, एक-दूसरे का हाथ पकड़ना है और मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, हिंदुत्ववादी मनुवाद के खिलाफ लड़ना है, ये सबसे बड़ा काम है। और इनके जो मंसूबे हैं, उनको पहचानना है और ये भी समझना है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक जा सकती है। ये दिलीप मंडल नहीं सावित्री बाई को गाली दे रहा है, ये दिलीप मंडल नहीं फातिमा शेख को गाली दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी फातिमा शेख और सावित्री बाई फुले को गाली दे रहे हैं। ये समझना ज़रूरी है। दिलीप मंडल तो केवल उनका मोहरा है, उनका जिसको कहना चाहिए वेतनभोगी अ, कर्मचारी है, जो उनके लिए ये काम कर रहा है। असली साजिश तो भारतीय जनता पार्टी की है कि उसके खिलाफ जो तमाम शोषित तबके इकट्ठा हो रहे हैं, उसके मनुवाद के खिलाफ, उसके हिंदुत्ववाद के खिलाफ, उनको छिन्न-भिन्न करना, उनकी एकता को तोड़ने का काम वो ऐसे लोगों के माध्यम से करवा रही है। इस बात को समझना ज़रूरी है। और सावित्री बाई फुले कितनी महान थी, फातिमा शेख जो एक बुनकर मुसलमान परिवार की थी, वो कितनी महान थी। उस ज़माने में उन्होंने वो काम किया जो आज हम लोग नहीं कर सकते हैं, जो आज हम लोग करने में घबराएँगे और डरेंगे। यानी जो गर्भवती विधवाएँ हैं, उनके लिए एक आश्रम में जगह बनाना, उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करना, ये आज हम लोग करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते हैं। 100 साल पहले उन बहादुर महिलाओं ने ये काम किया। पुणे जैसे ब्राह्मणवादी गढ़ में आज उनको याद करते हुए इनके खिलाफ ये जो ओछी साजिशें रची जा रही हैं, उनको उनके मानने वालों को जो बाँटने का काम किया जा रहा है, इससे हमको लोगों को आगाह भी करना है और इस साजिश के खिलाफ लड़ना भी है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, एक बहुत बड़ा मिथक टूटा है। ऐसा नहीं है कि कथित बहुजन लोग या बहुजनवादी झंडा उठाने वाले लोग हमारे मित्र ही हैं। हो सकता है कि कहीं वो आस्तीन के साँप ना हों, जो नहीं, हमारे उनके हितों पास की झंडा रक्षा भी के नहीं लिए है। उनके पास झंडा बिल्कुल, तो भगवा झंडा है। हुँ, जो सच्चे बहुजन हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, वो कभी भी कम्युनल नहीं हो सकते हैं। वो कभी भी धर्म के नाम पर नफ़रत नहीं कर सकते हैं और वो कभी भी पीड़ित लोगों के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। वो हो ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल, ने बहुत आलोचनात्मक ढंग से लिखा है अल्पसंख्यकों के बारे में भी, लेकिन हुँ, नफ़रत कभी फैलाने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, अगर उनको नफ़रत थी,
तो उनको ब्राह्मणवाद से नफ़रत थी, मनुवाद से नफ़रत थी। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम और मैं इस मंच से अम्बेडकरनामा के मंच से ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आस-पास के लोगों से, पुणे के आस-पास के लोगों से अपील करना चाहता हूँ, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख से संबंधित कोई भी दस्तावेज़ अगर आपको हाथ लगता हो, तो अम्बेडकरनामा को उपलब्ध कराएँ। उन दस्तावेज़ों का जो है, उस पर वीडियो बनाएगा। अगर वो उनके परिवार के कोई भी लोग आपके संपर्क में हैं, उनका भी नंबर हम लोग के साथ शेयर करें। उनके परिवार के लोगों के साथ सीधी बातचीत आपको करके मैं बताऊँगा, सुनाऊँगा कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग क्या देखते हैं, उनके ज़हन में फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले कैसे जी, ज़िंदा हैं। तब तक जी, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकरनामा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।